नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटनानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचार उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। आज पीएम नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन कर रही है। भारत ने एक दिन में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद तालिबान को गले लगाने का आतुर दिखी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसार होना पड़ा है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध भी जारी है। इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल हो गया। शिरोमणि अकाली दल शुक्रवार को काला दिवस मना रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती स्थिति के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सभी खुफिया एजेंसियों और सभी राज्यों के आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुखों की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इसकी मीटिंग शुरू हुई। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन कर रही है। ऑनलाइन ऑक्शन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑक्शन में करीब 1300 आइटम होंगे। उनमें से एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी शामिल है, जिसका बेस्ट प्राइज 1 करोड़ रखा गया है। इनमें और भी बहुत से मोमेंटो होंगे जो प्रधानमंत्री ने पिछले 2 सालों में महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान हासिल किए हैं। ई ऑक्शन आज से शुरू हो गया है और ताजा अपडेट के मुताबिक टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एलवाई के रैकेट की भी बोली 10 करोड़ तक लग चुकी है और नीरज चोपड़ा के जेवलिन की बोली भी 1 करोड़ 20 लाख तक लग चुकी है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेने के ग्लव्स भी बोली में 1 करोड़ 80 लाख के पार हो चुकी है। भारत ने एक दिन में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने आज 2 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया है। दोपहर 1:30 बजे तक ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी थी। आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर सेकंड 527 से ज्यादा डोज लगाई जा रही हैं। हर घंटे 19 लाख से ज्यादा डोज दी जा रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 77.77 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी वैक्सीन की 6.17 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। इससे पहले 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया ने गुरुवार को आह्वान किया था, देश के वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार देनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद तालिबान को गले लगाने को आतुर दिखी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसार होना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच के टॉस से कुछ देर पहले ही मैदान पर उतरने से मना किया और कुछ ही देर बाद उसने दौरा भी रद्द कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इसकी वजह न्यूजीलैंड टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। टीम ने शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी सूचना दी। टीम ने बोर्ड को इसकी जानकारी दी कि टीम को पाकिस्तान में खतरा है। इसके बाद पीएम इमरान खान और पीसीबी के अधिकारियों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों से बात करनी शुरू की। तमाम मान मनोबल के बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी थू-थू शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तान के लोग भी इसे बेहद शर्मनाक बताते हैं।
तीनों केंद्र कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 केंद्र कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध भी जारी है। इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल शुक्रवार को काला दिवस मना रहे हैं। विरोध की कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च भी निकाला। मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे जगह जगह रास्ते बंद रहे। नई दिल्ली में तो धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में लोगों को जगह जगह जाम का सामना करना पड़ा। वहीं इस नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 11 अकाली कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को अकाली दल के कार्यकर्ताओं का रंकाबगंज गुरुद्वारा से संसद भवन तक मार्च निकाला है। इस मार्च में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी शिरकत की। यहां पर बता दें कि 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए थे और देर शाम हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती स्थिति के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सभी खुफिया एजेंसियों और सभी राज्यों के आतंकवादों विरोधी दस्ते के प्रमुख की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इसकी मीटिंग शुरू हुई। बैठक में 11 राज्यों के ATS चीफ, SOG और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल होने की जानकारी है। इस मीटिंग का उद्देश्य ATS के साथ खुफिया एजेंसियों का बेहतर समन्वय और आने वाले समय में खुफिया इनपुट को जल्द से जल्द शेयर करना होगा। इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत तमाम स्पेशल कमिश्नर, जिसमें स्पेशल CP, स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, लॉ एंड ऑर्डर समेत देश के अलग अलग 11 राज्यों के ATS चीफ, खुफिया एजेंसी, रॉ, IB, NIA और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद तेजी से बदलते हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत में आतंकी गतिविधियों पर जिस पर कहा कि बदलाव होगा, इस पर भी बातचीत की एकाग्रता होगी। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की पूरी तरह से वापसी को यूएस में भी कई लोगों ने गलत बताया है। ये लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी राज्य पेनिनसुला में अब होर्डिंग लगाकर बाइडेन पर तंज कसा गया है। अलग अलग जगहों पर कई होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन का चेहरा लगा हुआ है। दिलचस्प यह है कि इनमें बाइडेन को तालिबानियों जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई दे हैं। उनके साथ में रॉकेट लॉन्चर है। साथ ही होर्डिंग पर लिखा है तालिबान को फिर से ग्रेट बनाया जा रहा है। इन होर्डिंग के पीछे पेंसिल्वेनिया के पूर्व सेनेटर स्कॉट वैगनर है, जो रिपब्लिकन है। उन्होंने 2014 से 2018 ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व किया जिसमें यॉर्क काउंटी शामिल है। वैगनर के फोकस सूत्रों का बताया है कि राष्ट्रपति बाइडेन के अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के फैसले है हमें दुनिया के इसी हंसी का पात्र बना दिया। तालिबानी खुल तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर भगा दिया। 2001 में अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। जालंधर में यूथ कांग्रेस
से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शन के दौरान फिर हथियार दिखे। यूथ कांग्रेस ने वरिष्ठ बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया का घर घेरने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की की। इसी दौरान एक यूथ कांग्रेस नेता यहां रिवॉल्वर गिर गया, जिसे पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। जब नेता उसे वापस लेने गया तो पुलिस ने आर्म्स लाइसेंस मांग लिया। यह हथियार लाइसेंसी है या अवैध, इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डीसीपी नरेश डोगरा ने रिवॉल्वर मिलने के लिए पुष्टि करते हुए कहा कि वह पुलिस के कब्जे में है, लाइसेंस देखने के बाद ही इसे छोड़ा जाएगा। वहीं जिस नेता का यह रिवॉल्वर था उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि रिवॉल्वर लाइसेंस है। उसने कहा कि कार में इसलिए नहीं रखा कि कोई चोरी ना कर ले। फिलहाल अगर यह अवैध लाइसेंस है तो यूथ कांग्रेसी नेता की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। जितेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ ही महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी, वाड्रा, यूपी के पार्टी प्रमुख अजय लल्लू, सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना टीम की सदस्य होंगी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। इसके साथ अब प्रत्याशी चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गया है। इसके लिए 25 सितंबर तक बुडाना गेट कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदन के साथ इच्छुक प्रत्याशियों को 11,000 रुपए का उत्तर प्रदेश कांग्रेसी कमेटी के अध्यक्ष के नाम का ड्राफ्ट भी देना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेसी कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निर्देश पर तैयारियों को तेज कर दिया है। आप नेता राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया पंजाब की राजनीति का राखी सावंत। पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना एक्ट्रेस राखी सावंत से कर दी है। इसे लेकर चड्ढा की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की राजनीति की राखी सावंत को कैप्टन पर भड़ास निकालने को लेकर फटकार लगी है, जिसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट पर अपना एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि जिन्होंने केंद्र कृषि कानून को दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया। सिद्धू ने लिखा, जहां एमएसपी की घोषणा की गई है वहां भी किसानों का शोषण और घटती कीमतें। सिद्धू ने आगे केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि आपने निजी मीडिया में केंद्र काला कानून अधिसूचना कर दिया, क्या इसे डी नोटिफाई कर दिया गया है और मुखौटा अभी भी चल रहा है। सिद्धू के इस बयान पर आपकी ओर से राघव चड्ढा ने पलटवार किया। राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी है और ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब की राजनीति की राखी सावंत को कांग्रेस आलाकमान से कैप्टन पर भड़ास निकालने को लेकर फटकार लगी है, जिसके बाद वो बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल के 45वीं बैठक शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में जैसे ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल समेत ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखने को कहा है। ऐसे में यह प्रस्ताव खारिज हो सकता है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में आता है तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक रास्ता हो जाएगा। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा होना पर राज्यों के राजस्व में घटा हो रहा है। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वित्त मंत्री से मिलने पहुंच गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा रही है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों ने दावा किया है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। शूटिंग के लिए सोनू ने जो पैसे लिए थे उनमें भी अनियमितताएं मिली है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जांच भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि आज यह कार्रवाई खत्म हो सकती है और उसके बाद डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर सकती है। आईटी की टीमें सोनू की अकाउंट बुक्स, इनकम खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। गुरुवार सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम लगातार उनके मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगालने से जुटी रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सोनू के घर पर मौजूद उनके परिवार को और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की। उनके घर से अधिकारी कुछ फाइलें भी अपने साथ ले गए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी है। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की ओर देखते हुए उन्हें अपने पूर्व और भावी सहयोगी बताया। इसके जवाब में मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि शिवसेना और भाजपा के साथ आने से मतदाता खुश होंगे। दोनों नेताओं ने इस बयान के बाद राज्य में सियासी हलचल फिर शुरू हो गई। बता दें कि 30 साल तक एक दूसरे के साथ रहने वाले बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साल 2019 में के दूसरे से अलग में के गई। सीएम के इस बयान के बाद शिवसेना नेता और राजस्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 3 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान प्रेम शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी सामने आया। इमरान खान ने शुक्रवार को इस बैठक में परोक्ष रूप से अमेरिका पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उनका मुल्क युद्धग्रस्त पड़ोसी देश में तालिबान की सरकार का समर्थन करना जारी रखेगा। यही नहीं, उन्होंने दुनिया के अफगानिस्तान में तत्काल मानवीय सहायता दिए जाने की मुहर लगाई। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित 20वीं शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। विश्व समुदाय को अवश्य याद रखना चाहिए कि तालिबान की सरकार मुख्य रूप से विदेशी मदद पर निर्भर है। रही बात पाकिस्तान की, तो हमारा शांतिपूर्ण एवं स्थिर अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण हित जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में नई सरकार का सहयोग करना जारी रखेगा। इमरान ने कहा कि अब यह सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है कि अफगानिस्तान में कोई नया संघर्ष ना हो और यह फिर भी कभी आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह न बने।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है। उसने तालिबान सरकार की मान्यता पर स्पष्टता आने तक के लिए यह कदम उठाया है। IMF ने कहा कि तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति साफ होने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। IMF ने कहा कि वह अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने वैश्विक समुदाय से इस देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक निलंबित रहेगा जब तक यहाँ की सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थिति साफ नहीं हो जाती। उन्होंने बताया, हम अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्देशित है और अभी हमारे पास कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए वह IMF कार्यक्रम को रोक दिया गया है। फिलहाल यह देश IMF संसदों तक पहुंचकर हासिल नहीं कर पाया। गत 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अलकायदा वही खूंखार आतंकवादी संगठन है जिसने अमेरिका में 9/11 को हमला कर दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। 80 के दशक में पेशावर में ओसामा बिन लादेन ने जिस अलकायदा की नींव रखी थी, आज वह फिर से चर्चा में है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद यह आतंकी संगठन क्या दोबारा से फन उठा रहा है? अमेरिका प्रशासन और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पास इस बाबत भरोसे वाले इनपुट का अभाव है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के उप निदेशक डेविड कोहने ने कहा है कि अफगानिस्तान में अलकायदा की संभावित गतिविधियों के कुछ संकेत दिखने लगे हैं। अभी शुरुआती दिन है, हम स्पष्ट रूप से उस पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, अफगानिस्तान से हमला करने की अलकायदा की क्षमता अत्यधिक निम्न स्तर की है। वर्तमान में इसका मूल्यांकन करें तो उसके पास वह क्षमता है ही नहीं। अफगानिस्तान के मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं पूर्व IPS डॉक्टर NC अस्थाना कहते हैं, अफगानिस्तान में इस आतंकवाद नेटवर्क को लेकर CIA की क्षमता संदिग्ध है। जनता को अवगत करने के लिए तो यह दावा ठीक है, लेकिन अलकायदा और IAS जैसे आतंकी संगठनों की ग्राउंड पोजीशन जांचने को जब बारी आती है तो CIA के पास पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट का अभाव दिखता है। अलकायदा पर ठोस होमवर्क करने की जरूरत है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। माँ, आज कुछ स्पेशल है